आज हमारे सामने ऐतिहासिक रिपोर्ट्स, अखबार की पुरानी कटिंग्स और कानूनी फाइल्स का एक बहुत ही लंबा चौड़ा ढेर है। हाँ, एक बहुत बड़ा ढेर है, बिल्कुल। और इनमें बॉम्बे क्रॉनिकल के पुराने पन्नों से लेकर पुलिस की खुफिया रिपोर्ट्स तक शामिल है। इन सब में एक ऐसी कहानी छिपी है जिसने असल में हमारे समाज की दिशा ही बदल दी। इस गहरी चर्चा में स्वागत है। शुक्रिया। आज का हमारा विषय महाड सत्याग्रह पर आधारित है। सही कहा। और आज का लक्ष्य सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना नहीं है, बल्कि इन पुरानी फाइल्स के माध्यम से ये समझना है कि कैसे सिर्फ पानी पीने जैसा एक बिल्कुल आम अधिकार, एक मामूली अधिकार, मानव अधिकारों और सामाजिक समानता की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गया। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बात 1927 की है, एक ऐसा दौर जहां कानून और सामाजिक सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। बिल्कुल, और इस खाई को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम 1923 के बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकॉर्ड्स देखें तो वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसे बोले रेजोल्यूशन कहा जाता था। और इसको 1926 में वापस लागू किया गया था ना? हाँ, 1926 में इस कानून को और मजबूती के साथ वापस लागू किया गया। कानूनन इस रेजोल्यूशन ने ये तय कर दिया था कि जो भी पब्लिक टैंक्स हैं, स्कूल्स हैं या ऐसी जगह जो पब्लिक फंड से बनती हैं, उन पर सभी नागरिकों का बराबर अधिकार है। मतलब कागजों पर सब ठीक था। एकदम। महाड म्युनिसिपैलिटी ने भी इस कानून का पालन करते हुए अपने चावादार टैंक को सभी के लिए खोलने का प्रस्ताव पास कर दिया था। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। कानून के पन्नों पर समानता थी, पर समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के कारण अनटचेबल्स यानी दलित समाज के लोग उस पानी को हाथ तक नहीं लगा सकते थे। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। कानून उन्हें हक दे चुका था, लेकिन समाज उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा था। और इसी खाई को भरने के लिए कोलाबा जिले के अनटचेबल्स ने तय किया कि वो आगे आएंगे। 19 और 20 मार्च 1927 को महाड में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसकी तैयारी में सुरेंद्रनाथ टिपनिस, सूबेदार सावरकर और अनंतराव चिद्र जैसे नेताओं ने बहुत ध्यान रखा था। हाँ, तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर थी। पैमाना सच में चौंका देने वाला है। लगभग 10,000 लोग महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग हिस्सों से पैदल चलकर महाड पहुंचे थे। कुछ लोग तो 100 मील से भी ज्यादा का सफर तय करके आए थे। 10,000 लोग पैदल चलकर आए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जो सच में दिल को झकझोर देती है। 10,000 लोगों का सम्मेलन हो रहा है, बगल में एक पब्लिक टैंक पानी से भरा हुआ है, लेकिन आयोजकों के पास अपने लोगों को पिलाने के लिए पानी नहीं है। ये छुपने वाला सच उस वक्त की सामाजिक स्थिति का सबसे बड़ा आईना है। रिपोर्ट्स में साफ दर्ज है कि आयोजकों को सम्मेलन के दौरान पीने का पानी हायर कास्ट के लोगों से 40 रुपए में खरीदना पड़ा। 40 रुपए उस जमाने में? हाँ, आज के हिसाब से सोचें तो ये सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक अपमान था। एक पब्लिक टैंक पास में होने के बावजूद प्यासे लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि सामाजिक नियम उन्हें उस टैंक तक जाने से रोकते थे। इस माहौल में इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर कर रहे थे, और उनका उस दिन का भाषण सच में एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने उस भाषण में क्या कहा था? उस दौर की याद दिलाई जब इन्हीं लोगों का सामाजिक रुझान कुछ और था। बिल्कुल, मैं पढ़ रही थी। भाषण की शुरुआत में उन्होंने दापोली का जिक्र किया, जहां उनका बचपन बीता था। लेकिन जो हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक था, वो था सेना में इन कम्युनिटी के लोगों के योगदान का जिक्र। नेपोलियनिक वॉर के दौरान? हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे नेपोलियनिक वॉर के दौरान जब ब्रिटिश सरकार फ्रेंच सेना से लड़ रही थी, तब इस वर्ग के लोगों ने सेना में अपनी बहादुरी दिखाई थी। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने सेना के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए। इसे ही उन्होंने डीमिलिटराइजेशन कहा था। सही। उन्होंने इस डीमिलिटराइजेशन को उनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण माना। ये एक सोच समझ कर लिया गया फैसला था, जिसके जरिए वो लोगों को याद दिला रहे थे कि उनका इतिहास शौर्य का रहा है और उन्हें अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। और इसी शौर्य को वापस जगाने के लिए उन्होंने एक महामंत्र दिया। ये सिर्फ राजनैतिक अधिकार की लड़ाई नहीं थी, ये एक आत्म सुधार का आंदोलन भी था। उन्होंने लोगों से कहा कि जब तक वो खुद की आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक समाज उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देगा। जैसे कि कैरी ऑन खाने वाली बात। एकदम सही। उन्होंने सख्ती से कहा कि कैरी ऑन यानी मरे हुए जानवर का मांस खाना बंद करना होगा। उनका संदेश साफ था कि खुद की मदद करना सीखो, अपना आत्मसम्मान वापस पाओ और ज्ञान अर्जित करो।
फेंके हुए टुकड़ों को ना खाने का संकल्प लो। ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, बल्कि सदियों पुरानी मानसिक गुलामी को तोड़ने का एक आह्वान थे। इस भाषण ने लोगों के अंदर एक ऐसी चेतना जगाई कि अगले दिन यानी 20 मार्च को सब्जेक्ट्स कमेटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सबने तय किया कि वो शांतिपूर्वक चौदार टैंक तक मार्च करेंगे और अपना पानी पीने का अधिकार साबित करेंगे। और उस मार्च का दृश्य, मतलब इन रिकॉर्ड्स को पढ़ते हुए वो दृश्य किसी महाकाव्य जैसा लगता है। एक नेता के पीछे 10,000 लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक और पूरे अनुशासन में महाड़ की सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी हिंसा के। हाँ, पर इन पुरानी फाइल्स को पढ़ते हुए एक बहुत ही अजीब सा कड़वा सच सामने आता है। उस 14 टैंक का पानी मुसलमान पी सकते थे, ईसाई पी सकते थे, उनके छूने से पानी अपवित्र नहीं होता था। लेकिन हिंदू धर्म मानने वाले अनटचेबल्स को वहां आने की इजाजत नहीं थी। यही सबसे बड़ा विरोधाभास था उस समय का। डॉक्टर अंबेडकर खुद उस टैंक के किनारे खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर टैंक से पानी पिया और उनके पीछे हजारों लोगों ने उनका अनुसरण किया। ये एक बहुत ही शांत कानूनी अधिकार का दावा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक नए युग की शुरुआत हो रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ 10,000 लोग शांति से अपने अधिकार का इस्तेमाल करके लौट गए और दूसरी तरफ ठीक 2 घंटे बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। ये बहुत दुख की बात है कि शांति हिंसा में कैसे तब्दील हो जाती है। सिर्फ 2 घंटे बाद पूरे शहर में एक झूठी अफवाह आग की तरह फैल गई। किस तरह की अफवाह? अफवाह ये थी कि टैंक का पानी पीने के बाद अब ये लोग महाड़ के वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। इस एक झूठी अफवाह ने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। रूढ़िवादी लोगों में अचानक एक डर और गुस्सा पैदा हो गया। उन्हें लगा कि उनका धर्म और मंदिर दोनों खतरे में हैं। और इस डर ने तुरंत हिंसा का रूप ले लिया। तुरंत? इस हिंसा का नतीजा बहुत भयानक था। दंगे भड़क उठे और भीड़ लाठियां लेकर सम्मेलन के पंडाल में घुस आई। उस वक्त ज्यादातर लोग मार्च के बाद थककर वापस अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे या अपना खाना खा रहे थे। वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे इस हमले के लिए। बिल्कुल नहीं। हमलावरों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उनका खाना मिट्टी में मिला दिया गया, बर्तन तोड़ दिए गए। करीब 20 लोग बुरी तरह घायल हुए। कुछ लोगों को तो शहर में अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम घरों में जाकर शरण लेनी पड़ी। और जो लोग पैदल लौट रहे थे? हाँ, जो लोग पैदल अपने गांव वापस लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में जगह जगह रोका गया और उनके साथ मारपीट की गई। एक शांतिपूर्वक सम्मेलन अचानक एक खौफनाक दंगे में तब्दील हो गया। जब ऐसी स्थिति आती है तभी नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। देखिए, स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर और मामलातदार स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम हो गए थे। भीड़ आपे से बाहर थी। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उन अधिकारियों से जो कहा वो उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप दूसरों को नियंत्रित करें, मैं अपने लोगों को नियंत्रित करूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, एक जिम्मेदारी थी। उनके बंगले पर उस वक्त गुस्से से भरे हुए समर्थक इकट्ठा थे। और सबसे बड़ी बात, इन समर्थकों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कई अनुभवी सैनिक थे। मतलब वो लोग आराम से लड़ सकते थे। वो लड़ना जानते थे और संख्या में हमलावरों से कहीं ज्यादा थे। यही बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर वो अनुभवी सैनिक पलटवार करते तो पूरे महाड़ में खून खराबा हो सकता था। उनके पास ताकत थी, संख्या थी और सबसे बड़ी बात, उनके पास गुस्सा था, क्योंकि उन पर बिना वजह हमला हुआ था। पर नेतृत्व ने उन्हें रोका। हाँ, उन्होंने उन्हें शांत किया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी लड़ाई शांतिपूर्वक और कानूनी है। हम किसी भी कीमत पर कानून नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से देने से रोका। अपने लोगों की उस ताकत और गुस्से को लगाम देना शायद उस दिन की सबसे बड़ी जीत थी। एक बहुत बड़ा दंगा टल गया क्योंकि एक नेता ने कानून और अनुशासन का रास्ता नहीं छोड़ा। ये सच में एक असाधारण अनुशासन था। लेकिन दंगे शांत होने के बाद जो हुआ वो शायद शारीरिक हिंसा से भी ज्यादा मानसिक रूप से चोट पहुंचाने वाला था। शुद्धिकरण की घटना। हाँ, रूढ़िवादी धड़े के लिए तंग का पानी अब अपवित्र हो चुका था क्योंकि दलित समाज ने उसे छू लिया था। इसके बाद एक शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, जो वीरेश्वर मंदिर में एक आपातकालीन मीटिंग के बाद तय हुई थी। इन दस्तावेजों में जो डिटेल्स हैं वो सच में हैरान करती हैं। दस्तावेज बताते हैं कि टैंक को शुद्ध करने के लिए 108 मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल किया गया। इन घड़ों में गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दही, दूध और पानी मिलाया गया। फिर ब्राह्मण पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के बीच इन घड़ों के मिश्रण को उस विशाल टैंक में डाला गया और ये घोषित किया गया कि अब ये पानी वापस पीने लायक हो गया है। एक कानूनी हक मांगने वालों को पहले सड़क पर पीटा गया
और उसके बाद उनके अस्तित्व को इतना अपवित्र माना गया कि एक पूरे पब्लिक टैंक का शुद्धिकरण करना पड़ा। जब उन्हें शुद्धिकरण की खबर मिली तो उन्हें गहरी ठेस पहुंची होगी। ये किसी भी इंसान के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। उन्हें समझ आ गया कि ये बीमारी सिर्फ कानून बनने या एक दिन के मार्च से ठीक नहीं होगी। उन्होंने महसूस किया कि अब इसके लिए एक ड्रास्टिक रेमेडी या कड़ी कार्रवाई चाहिए। और वो रास्ता था सत्याग्रह का। एकदम। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के तहत ऐलान किया गया कि उसी साल 25 और 26 दिसंबर 1927 को महाड़ में दोबारा सत्याग्रह होगा। लेकिन जैसे ही इस नए सत्याग्रह की खबर फैली, रूढ़िवादी गुट ने विरोध का एक नया तरीका ढूंढ लिया ना। हाँ, लाठियों की जगह इस बार उन्होंने कानून का सहारा लिया। 12 दिसंबर 1927 को महाड़ सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल किया गया और 14 दिसंबर को सब जज जी.वी. वैद्या ने एक टेम्पररी इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर दे दिया। उनका तर्क क्या था इस स्टे ऑर्डर के पीछे? विरोधियों का कानूनी दावा बहुत अजीब और विरोधाभासी था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये पब्लिक टैंक दरअसल उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति है, और उनका दूसरा तर्क ये था कि पिछले कई 100 सालों से सिर्फ टचेबल्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसका अकेले इस्तेमाल करने का हक है। मतलब धार्मिक आधार पर? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर अनटचेबल्स ने पानी छुआ तो धार्मिक नियमों के चलते अपर कास्ट्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें भारी असुविधा होगी। एक पब्लिक प्रॉपर्टी को निजी संपत्ति बताकर अदालती आदेश ले आना, ये उनकी नई रणनीति थी। उस स्टे ऑर्डर की वजह से 25 दिसंबर का दिन आते आते हालात बहुत जटिल हो गए थे। एक तरफ सरकार थी जो पूरी तरह उदासीन थी, दूसरी तरफ रूढ़िवादी थे जो कानून की ढाल लेकर खड़े थे। लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। पिछली बार 10,000 लोग थे, इस बार 15,000 लोग महाड़ में इकट्ठा हुए। 15,000 लोग! और उस सम्मेलन में जो भाषण दिया गया वो आने वाले कई दशकों तक गूंजने वाला था। भाषण के उस हिस्से को हाईलाइट करना जरूरी है जहां उन्होंने इस छोटे से शहर में हो रहे इस आंदोलन की तुलना 1789 की फ्रेंच नेशनल असेंबली से की। ये कोई मामूली उपमा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सदियों पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था, वही लक्ष्य यहाँ भी था। उन्होंने साफ कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ छुआछूत हटाना नहीं है, बल्कि पूरी जाति व्यवस्था का पूरी तरह से नाश करना है। उनका एक वाक्य जो इन पुराने पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया, लो एम इज अ क्राइम, यानी छोटा लक्ष्य रखना ही एक अपराध है। सही कहा। और इस भाषण की आग को आगे बढ़ाया एक ऐसी प्रतीकात्मक घटना ने जिसने सबको हैरान कर दिया। वो घटना थी मानुस्मृति का दहन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स ने मानुस्मृति के हिस्से पढ़े और इस दहन की शुरुआत की, वो खुद एक ब्राह्मण थे। जी.एन. सहस्त्रबुद्धे। हाँ, जी.एन. सहस्त्रबुद्धे। ये सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था, जाति व्यवस्था और असमानताओं को दर्शाने वाले उन हिस्सों को पढ़कर पूरी सभा के सामने उसे आग के हवाले कर दिया गया। बाद में 1938 के एक इंटरव्यू में साफ कहा गया था कि ये कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। मतलब ये जानबूझकर किया गया था। उनके लिए मनुस्मृति सदियों के अन्याय और अत्याचार का प्रतीक थी, और उसे जलाना उस सदियों पुरानी व्यवस्था के खिलाफ एक खुला ऐलान था। एक तरफ ये ऐतिहासिक दहन हो रहा था, पर दूसरी तरफ वो कानूनी स्टे ऑर्डर अभी भी लागू था। 26 दिसंबर की सुबह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुड वहां पहुंचे। उन्होंने भीड़ को समझाया कि कानून का और कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भीड़ का जोश अलग ही लेवल पर था। लोग जेल जाने के लिए तैयार थे, पूरी तरह तैयार थे। सिर्फ 1 घंटे के अंदर 3,884 लोगों ने सत्याग्रह के लिए लिखित रूप से फॉर्म भर दिए थे। सोचिए, करीब 4,000 लोग तैयार थे कि हम कानून तोड़ेंगे और टैंक पर जाएंगे। भीड़ में जोश भी था और पिछली बार हुए हमले का गुस्सा भी। यहीं पर उस नेता की दूरदृष्टि और प्रैग्मेटिज्म दिखाई देता है। उन्होंने पूरी स्थिति का बहुत शांति से आकलन किया। उन्होंने भीड़ को समझाया कि उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज के ही एक वर्ग के खिलाफ है जो उन्हें उनके हक नहीं दे रहा। तो सरकार को दुश्मन बनाना ठीक नहीं होता। सही। ऐसे में सरकार को अपना दुश्मन बनाना या कानून तोड़कर जेल जाना इस आंदोलन के लंबे सफर के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने सबको समझाया कि सत्याग्रह स्थगित करने का मतलब हार मानना नहीं है, और इस समझाव के बाद उन हजारों लोगों ने बिना कानून तोड़े शांति से सिर्फ टैंक के चारों तरफ एक मार्च किया और वापस लौट गए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। सड़क की लड़ाई को अब अदालतों की लड़ाई में बदल दिया गया था, और यहीं से शुरू हुआ
जीत की तरफ एक लंबा कानूनी सफर जो आसान नहीं था। बिल्कुल आसान नहीं था। 1928 से लेकर 1937 तक करीब 10 साल तक ये कानूनी लड़ाई अलग अलग अदालतों में घूमती रही। शुरुआत हुई फरवरी 1928 में, जब सब जज वैद्या ने अपना ही दिया हुआ इंजंक्शन वापस ले लिया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने शुरुआत में टैंक को प्राइवेट प्रॉपर्टी मानकर ऑर्डर दिया था, पर फाइल्स छानने पर एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरा केस पलट दिया। एक बहुत ही मामूली सी चीज थी, टैंक के किनारे मिली पत्थर की एक स्लैब या पट्टिका। हाँ, ये बहुत रोचक डिटेल है। इस पट्टिका पर मराठी में साफ साफ खुदा हुआ था, म्यूनिसिपैलिटी महाद 1899। इस एक पत्थर ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। ये किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। एक तरफ सदियों पुरानी प्रथाओं के हवाले दिए जा रहे थे और दूसरी तरफ एक 30 साल पुराने पत्थर के टुकड़े में रूढ़िवादियों के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। इस सबूत साबित हुआ कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन लड़ाई यहाँ नहीं रुकी। विरोधी इस मुद्दे को आगे की अदालतों में ले रहे। थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए ये मामला आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट में लंबा कानूनी दांवपेच चला और आखिरकार मार्च 1937 में जस्टिस ब्रूमफील्ड और वाडिया ने फाइनल फैसला सुनाया। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स लोगों के उस दावे को खारिज कर दिया कि उनका इममेमोरियल कस्टम यानी अनादिकाल से चली आ रही प्रथा उन्हें पब्लिक टैंक पर अकेले अधिकार देता है। ये एक पूर्ण कानूनी जीत थी। और इस 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी चीजें बदल रही थीं। इसका एक सामाजिक असर ये पड़ा कि मार्च 1928 में बॉम्बे के दामोदर हॉल में एक ऑल कास्ट डिनर या सहभोज आयोजित किया गया था, जिसमें हर जाति के लोगों ने एक साथ खाना खाया। हाँ, इस भोज में अलग अलग जातियों के लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया, जो इस चर्चा और इन दस्तावेजों के अनुसार एक नए समाज की शुरुआत थी। लोग अब इन दीवारों को गिराने के लिए सामने आ रहे थे। तो अगर हम इन सभी रिपोर्ट्स और कानूनी पेपर्स को देखें तो आज के इस डीप डाइव से हमें क्या मुख्य निष्कर्ष मिलते हैं? मुख्य रूप से 2 बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए जमीनी आंदोलन और कानूनी प्रक्रिया दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। सिर्फ सड़क पर निकलने से कानूनी हक तय नहीं होते और अकेले अदालतों में फाइल जमा करने से समाज की मानसिकता नहीं बदलती। सही कहा। पहले जमीनी आंदोलन ने समस्या को देश के सामने रखा और फिर अदालतों ने उस अधिकार को कानूनन पक्का किया। और दूसरा निष्कर्ष इन शब्दों में छिपा है कि खोए हुए अधिकार भीख मांगने या जमीरगिरी की दुहाई देने से नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष से मिलते हैं। महाड़ सत्याग्रह ने इसको पूरी तरह सच साबित कर दिया। हर स्रोत और दस्तावेज बिना किसी पक्षपात के इस घटना की जटिलता और शांति बनाए रखने के अनुशासन को दर्शाता है। यह अनुशासन ही उस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत थी। आत्मसम्मान का जागरण और उसके साथ साथ कानूनी दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ना। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन सड़कों से उठकर कानूनी दांवपेच और अदालतों की चारदीवारी में चला जाता है, तो लगभग 10 साल तक उस आंदोलन की आग और लोगों के उत्साह को जिंदा रखना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। सोचिए कि एक कानूनी पेपर का इंतजार करते हुए एक पूरी पीढ़ी का आत्मसम्मान कैसे आकार लेता है। इस रोमांचक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।